Good morning, dear students. The next topic from chapter number 8 is controlling process. अब क्योंकि ये process है तो इसके सारे steps हम serial wise लिखेंगे. First step is setting up of target standards. So let us consider the meaning of controlling first. Controlling में हमने planned performance को actual performance के साथ कंपेयर करना है. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्लान परफॉर्मेंस क्या है. ये फर्स्ट पॉइंट में यही बता रहा है कि पहले तो आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फिक्स कर लीजिए. स्टैंडर्ड क्या होता है? टारगेट या यार्ड स्टिक जिससे हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करने वाले हैं. द स्टैंडर्ड्स बिकम बेसिस फॉर कंपैरिजंस. ये जो हम प्लान परफॉर्मेंस रखते हैं या इसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बोले हम, ये एक बेस का काम करते हैं जिससे हम कंपैरिजंस करेंगे. एंड द मैनेजर इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग ऑफ स्टैंडर्ड्स. मैनेजर का काम क्या होता है? वो बार बार कहेगा कि ये हमारा प्लान है, आप इसको फॉलो करो. द स्टैंडर्ड्स मस्ट बी अचीवेबल. अब ये प्लान परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए जो एटलीस्ट अचीव हो सके, क्योंकि हाई या वेरी हाई स्टैंडर्ड्स जो अचीव ही नहीं हो सकते उसका कोई यूज़ नहीं है. अब ये स्टैंडर्ड्स कैसे फिक्स करेंगे हम? इट मस्ट बी सेटअप कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. आपके पास मीन्स क्या अवेलेबल हैं, आप उसी हिसाब से अपना स्टैंडर्ड सेट कीजिए. एंड एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल या मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए. जैसे न्यूमेरिकल टर्म्स का मतलब स्टैंडर्ड सेल 20 लाख पर एनम, ये हम न्यूमेरिकल शो कर रहे हैं. स्टैंडर्ड प्रॉफिट इतना, ये भी न्यूमेरिकल है. रिडक्शन इन कॉस्ट बाय 5%, क्योंकि न्यूमेरिकल चीज़ों को समझना आसान होता है. अब क्या है, कभी कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि हम न्यूमेरिकल टर्म्स में कर सकें किसी चीज़ को. जैसे अगर हमें कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है या किसी मैनेजर के काम को देखना है तो वहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म नहीं आ सकती. द स्टैंडर्ड मस्ट स्पेसिफाई द टाइम लिमिट. अब ऐसे में क्या करेंगे हम? इसमें हम एक टाइम लिमिट तय कर देंगे विद इन विच दे हैव टू बी अचीव्ड. कोई मैनेजरियल वर्क होगा तो उसको टाइम दे देंगे कि इतने समय में आपको ये काम करके देना है. एंड एज फार एज पॉसिबल द स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेटअप फॉर शॉर्ट टर्म. समय कम होना चाहिए. अगर लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड सेटअप किए देन दे, अगर बाई चांस ऐसा है कि शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म ही है, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए शॉर्ट टर्म में. जैसे हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड सेल की कि अगर 12 लाख है पर एनम तो हम उसे पर मंथ डिवाइड कर सकते कि 1 लाख का टारगेट हर महीने अगर हम कंपेयर करते चलें तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट पूरे करते करते धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म को भी अचीव कर पाएंगे. क्योंकि शॉर्ट टर्म टारगेट्स की हेल्प से गलतियां जो हैं, एरर्स जो हैं, वो टाइमली पता लग जाएंगी और टाइमली हम एक्शन ले पाएंगे. तो द स्टैंडर्ड्स मस्ट बी रिवाइज्ड. ये स्टैंडर्ड्स टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहने चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को ध्यान में रखते हुए. देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं स्टैंडर्ड के जो फंक्शनल एरियाज में यूज़ होते हैं. जैसे टारगेट प्रोडक्शन, अब हमें 10,000 यूनिट्स पर मंथ बढ़ानी है. ये प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे टारगेट्स हैं. अगर कॉस्ट है 10 रुपीज़ तक रखनी है, वेस्टेज 5% कम करनी है. ठीक है, डिफेक्टिव प्रोडक्शन को 10% से 5% लेके आना है. ये थे प्रोडक्शन से रिलेटेड. अब मार्केटिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं. जैसे इस बार हमारा टारगेट सेल 1 लाख यूनिट्स पर मंथ होना चाहिए. इस बार हमारा मार्केट शेयर 10% हर 3 मंथ्स में इंक्रीज़ होना चाहिए. एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट 10% बढ़ रहा है. इंक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर ऑफ आफ्टर सेल सर्विस बाय 10%. मतलब हर चीज़ को आप न्यूमेरिकल टर्म में ले आएँ, देन इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड. ये था फर्स्ट स्टेप कंट्रोलिंग का, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि आपको स्टैंडर्ड फिक्स करना है, टारगेट फिक्स करना है, चाहे वो मैनेजरियल वर्क हो, मार्केटिंग का वर्क हो, प्रोडक्शन का वर्क हो. वी सेट डाउन दिस प्लान परफॉर्मेंस इन फर्स्ट स्टेप. नाउ इन सेकंड स्टेप वी आर गोइंग टुवर्ड्स एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिससे हमें कंपेयर करना है. अब सेकंड स्टेप में हम इसकी बात करेंगे. सो द सेकेंड स्टेप इज़ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. ये हमारा वो एक्चुअल वाला परफॉर्मेंस है. आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, अब हमने स्टैंडर्ड तो फिक्स कर दिया. द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़ मेजर्ड बाय इवेल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज़. अब हम एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस मेज़र करेंगे, ये देखेंगे कि उसने एक्चुअल वर्क कितना किया है. जब परफॉर्मेंस न्यूमेरिकली मेज़र होगा तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा. वाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस, अब जब हमें परफॉर्मेंस को मेज़र करना है तो हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी देखना है और क्वालिटेटिव भी देखना है. क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, क्वांटिटी तो अचीव कर लेते हैं. जैसे हमने एक टारगेट रखा था कि 1 लाख का सेल बढ़ाएंगे, तो क्वांटिटी तो उसने पूरी कर दी लेकिन क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स का ध्यान ही नहीं रखा, क्वालिटी को इग्नोर कर दिया.
इसलिए जब हम परफॉर्मेंस मेज़र करें तो वर्कर का किया हुआ काम में हम क्वालिटी भी चेक करें और क्वांटिटी भी चेक करें। कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स हम फिक्स कर सकते हैं क्वालिटी को चेक करने के लिए। कैसे पता चलेगा क्वालिटी डाउन हो रही है? जब नंबर ऑफ रिजेक्शंस बढ़ जाते हैं, जब सेल्स रिटर्न बढ़ने लगे, तो इसका मतलब क्या है? लो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए सेल्स रिटर्न ज़्यादा होने लगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा नाउ वी हैव टू लुक एट क्वालिटी पैरामीटर्स ऑल्सो। ये इसलिए कहना चाह रहा है कि जब हम एक्चुअल वर्क चेक करते हैं कि वर्कर ने काम कैसा किया है, तो हमें क्वांटिटी पे तो ध्यान देना ही देना है, साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। जनरली जो मैनेजर का परफॉर्मेंस होता है, इट इज़ मेजर्ड बाय लुकिंग एट ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज मेजर्ड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च का डिपार्टमेंट है, उसकी परफॉर्मेंस हमें कैसे पता चलेगी? जब भी टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना अपडेट हुआ। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को अगर चेक करना हो तो हम ये देखेंगे हम कितने सॉल्वेंट हैं, हमारी लिक्विडिटी रेशियोज़ क्या है, हमारा पैसे का लेन देन कैसा है। द परफॉर्मेंस मस्ट बी मेजर्ड पीरियोडिकली। थोड़े थोड़े समय के बाद, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में परफॉर्मेंस को साथ साथ चेक करते रहना चाहिए कि इससे पहले कि कोई सिवियर प्रॉब्लम आए, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स टाइमली अगर हमें पता लग जाएंगे तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब हमने दो तरह की परफॉर्मेंस देख ली। फर्स्ट पॉइंट में स्टैंडर्ड फिक्स किया, सेकंड में हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखा। अब तीसरे स्टेप में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड प्लान परफॉर्मेंस है और ये वाला एक्चुअल परफॉर्मेंस है। सो आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, द मैनेजर कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। अब अगर दोनों चीज़ें मैच हो गई तो कंट्रोलिंग फंक्शन यहीं पे एंड हो जाएगा। बट अगर उसमें मिस मैच है, ये मैच नहीं हो रहे या कोई डेविएशन है, डिफरेंस है, तब मैनेजर कोशिश करता है कि ये डेविएशन क्यों आया है। अब अगर वो एक छोटा मोटा डेविएशन है, माइनर सा है, तो उसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। बट अगर डेविएशन ज़्यादा है, अब हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब इसमें एक पॉइंट आएगा स्टेप में, पहले तो ये डेविएशन एनालाइज करना है कि किस टाइप का है। नाउ फोर्थ स्टेप इज एनालाइजिंग डेविएशंस। अब सारे डेविएशन, छोटे मोटे डिफरेंसेस की बात अगर आती है तो सारी चीज़ें तो आप टॉप मैनेजमेंट के पास लेके नहीं जानी चाहिए। तो एक रेंज तैयार होती है डेविएशंस की, विच शुड बी इस्टेब्लिश्ड एंड ओनली केसेस बियॉन्ड दिस रेंज। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, लोअर लेवल्स पे सॉल्व हो सकती हैं, वो तो खुद करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई केस इस रेंज से बाहर हो जाए तो वो हमें तुरंत जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताना चाहिए। दे मस्ट डिवाइड द डेविएशंस इन 2 कैटेगरीज। अब इस डेविएशन को, इस डिफरेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया गया। क्या कैटेगरीज हैं कि कौन सी चीज़ तो अर्जेंट अटेंडेंस चाहिए और कौन सी माइनर है उसको दूसरी कैटेगरी में रख लो। तो ये 2 टेक्निक्स बताई हैं, जैसे कि पहली है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है की एरिया पे फोकस करना। इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन सम की एरियाज, and if there is any deviation in key areas then it must be attended urgently। अब ये की एरिया क्या है? की एरिया वो होता है जिसका इफेक्ट सारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए इसे, अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट 5 रुपये बढ़ जाए और उधर पोस्ट के खर्चे 20 रुपीज़ बढ़ जाएं, तो अगर आप अमाउंट को देखोगे तो इसको कंसिडर करोगे, ये खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। लेकिन पोस्ट से बिजनेस पे कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट 5 रुपये भी बढ़ जाती है एक यूनिट पे, तो इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये की एरिया है और इसको अर्जेंट अटेंडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो मोर फोकस किस चीज़ पे हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने पे हो गया। क्यों हो रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्यों बढ़ रही है, इसका रीज़न फाइंड करो। क्योंकि ये सारे प्रॉफिट पे इफेक्ट करने वाली है और फ्यूचर रिवेन्यू पे इफेक्ट करने वाली है। जबकि पोस्ट वाली कॉस्ट जो थी वो रेयरली कभी कभी होती है, तो मैनेजर को उस पर ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है? सिर्फ की एरिया पे फोकस करो जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करने वाला एरिया है। सेकेंड कैटेगरी है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि एक मैनेजर जो हर चीज़ खुद कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे केस स्टडीज़ भी आती हैं। इसमें ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर एक मैनेजर हर चीज़ में खुद ही इन्वॉल्व होने लग जाए तो वो
ध्यान ही नहीं दे पाएगा किसी भी चीज़ पे। तो जो डिफरेंसेस बियॉन्ड रेंज हैं, जो छोटे लेवल्स पे हैंडल नहीं हो सकते, केवल वही टॉप मैनेजमेंट की नॉलेज में जाने चाहिए। ठीक है। एंड माइन्यूट या माइनर सी डेविएशंस हैं, उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मैनेजर जो है उसको इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए छोटी छोटी डेविएशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। रादर उसको कंसंट्रेट करना चाहिए हाई डिग्री की डेविएशंस को रिमूव करने में। अब फिर से एग्जाम्पल की बात करें तो अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट 2 रुपीज़ बढ़ रही है, उसे इग्नोर किया जा सकता है, बट अब वो 2 से भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। अब इसका रीज़न फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। ठीक है, रीजंस आइडेंटिफाई करेंगे, इमीडिएट अटेंशन लेंगे उसका। दीज डेविएशंस एंड रीजंस मस्ट बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर चीज़ें आपकी रेंज से बाहर जा रही हैं तब आपको इमीडिएटली टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि क्रिटिकली इन चीज़ों को इवेल्युएट कर सकें। वेयर एज द इंक्रीज लेस देन 2 कैन बी हैंडल्ड एट सुपरवाइजरी लेवल। छोटा मोटा चेंज आया तो वो नीचे के लेवल्स पे भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है या इग्नोर भी किया जा सकता है कभी कभी। सो द कॉजेज फॉर डेविएशंस कैन बी मैनी। डिफरेंस के कॉजेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मशीनरी का फॉल्ट आना, इनएफिशिएंट स्टाफ का होना, रिसोर्सेज कम रह गए, स्टैंडर्ड अंडर एस्टिमेट कर लिया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जैक्ट और एक्यूरेट कारण फाइंड करो डेविएशन का। इसका फ़ायदा क्या है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, कि हम छोटी छोटी चीज़ें तो मैनेजमेंट के पास नहीं लेके जा रहे, इसलिए मैनेजर का टाइम और एफर्ट दोनों सेव हुआ। इसमें मेन अटेंशन सिग्निफिकेंट मैटर्स पे है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास केवल वो बात गई जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती रूटीन प्रॉब्लम्स के लिए। ये चीज़ें तो सबॉर्डिनेट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड इट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन क्रिटिकल एंड सिंपल प्रॉब्लम्स। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो इससे डिफरेंस भी पता चलता है कि जो ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है वो आप मैनेजमेंट के पास ले जाएं और जो सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने लेवल पे खुद सॉल्व कर लें। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ नाउ टेकिंग करेक्टिव मेज़र। अब हमने कंट्रोलिंग के प्रोसेस में प्लान्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर लिया, डिविएशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पता है कि क्या रीज़न है, कंपेयर कर लिया हमने एक्चुअल और प्लान्ड को। अब मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि ये जो डेविएशन आया है ये क्यों आया है। ठीक है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू नो द रीज़न। अब रीज़न भी फाइंड आउट हो गया, अब हमें इसे दूर करना है रीज़न को। द मैनेजर टेक्स मेजर्स टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन द ट्रैक। कंट्रोलिंग का पर्पज़ क्या था कि हर चीज़ वापस प्लान के हिसाब से ट्रैक पे आ जाए। तो करेक्टिव एक्शन में क्या क्या आएगा, लेट द सिचुएशन सेम। अगर डेविएशन माइनर सा है तो सेम सिचुएशन से हम काम कर सकते हैं। रीडिज़ाइन और रीफ्रेम द प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़। अगर क्या हो रहा है कि अगर हमें हमारे प्लान या स्ट्रैटेजी में ही कोई कमी थी तो उसको रीडिज़ाइन करें, रीफ्रेम करें। इफ़ दीज आर ओवर स्टेटेड या प्रेजेंट डे बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ हमारा प्लान ही नहीं मैच हो रहा तो हमें पहले प्लान पे ध्यान देना चाहिए। एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव एक्शन ले लेना चाहिए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ताकि फ्यूचर में प्लान के साथ मैच हो जाए। सो जनरली द मैनेजर्स टेक मेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक है, मैनेजर क्या करता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग पे भेज देता है। अगर आपको डेविएशन इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस वाला लग रहा है, मशीनरी की वजह से प्रॉब्लम लग रहा है तो उसको रिपेयर करने के लिए भेज देता है। ठीक है, सुपरवाइज़र को मोर रिस्पॉन्सिव बना दिया जाता है। इफ़ डिले इज़ ड्यू टू केयरलेसनेस, अब हो सकता है कि कोई केयरलेस हो रहा हो, लेज़ी हो रहा हो, तो मैनेजर्स हैव टू सेट द स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स अगेन। अगर हमें लगता है कि स्टैंडर्ड्स रियलिस्टिक नहीं हैं, अचीवेबल नहीं हैं, तो स्टैंडर्ड्स को ठीक कीजिए। कहने का मतलब ये है जहाँ भी आपको डेविएशन नज़र आ रहा है उस हिसाब से ही हमें कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लेना है। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, उसका सोल्यूशन भी अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप इज़ नाउ फीडबैक। अब कंट्रोलिंग फंक्शन में एक्शन तो हमने ले लिया, बट क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंट्रोलिंग तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें पता लग गया कि करेक्टिव एक्शन क्या है। अब एक फीडबैक रिपोर्ट तो आप बनाओगे, ये तो देखोगे कि एक्शन लेने के बाद भी चीज़ें सही ट्रैक पे आई या नहीं आई। फीडबैक क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ रीजंस होता है जिसमें हमने डेविएशंस फाइंड किए थे। ठीक है, अलॉन्ग विद द रीजंस हमने करेक्टिव एक्शन भी लिखा था। अब फीडबैक के बेस पे हमें ये बताना है कि नेक्स्ट ऐसा ना हो कि फिर से हमें फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट होना पड़े। अगर यहाँ पे चीज़ें हमारी कंट्रोल नहीं होती तो हमें बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे ही जाना पड़ता है। तो एक फीडबैक ले लेना चाहिए कि हमारा काम ट्रैक पे आ गया या नहीं आ गया।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोलिंग का प्रोसेस स्टेप वाइज चल रहा था। पहले हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए, फिर हमने परफॉर्मेंस देखा, फिर इन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया, इसके कुछ रीजंस फाइंड किए, उसको ठीक करने के लिए एक्शन लिया और फिर फीडबैक लिया कि सब कुछ ठीक स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब इसमें 2 टर्म्स आएंगी बेटा। डेविएशन के 2 पार्ट्स हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। डेविएशन क्या था? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा? जब एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान से ज़्यादा होगी। सोचा था 100 यूनिट्स बनाएंगे बट बन गए 120, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। डिफरेंस तो आ रहा है बट पॉजिटिव है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की ज़रूरत है यहाँ। और नेगेटिव डेविएशन में क्या था? एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान से कम है। सोचे थे 100 यूनिट्स, बने 80 यूनिट्स, डिफरेंस अब भी 20 का है बट इट इज़ नेगेटिव। वी हैव टू कंट्रोल दिस। I hope you understand this chapter. Thank you. Have a nice day.